जैसा कि गाइस आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम ग्रामर के इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे बिकॉज इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते वक्त हम स्पोकन और रिटन में काफी मिस्टेक्स करते हैं। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, चाहे आप एग्जामिनेशन में अपेयर करें, चाहे आप इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जेरेंड और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हम इन्फिनेटिव को यूज करें एंड कब हम जेरेंड को यूज करें, एंड कब हम यूज करते हैं हु को और कब हम यूज करते हैं हुम को, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे ही जो सारे टॉपिक्स हैं इन सबको हम डिस्कस करेंगे और इनमें डिफरेंसेस समझेंगे। साथ के साथ हम लर्न करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हम यूज करते हैं एक्टिव को और कब हम यूज करते हैं पैसिव को। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पोकन का, हम हैव और हैड को कब यूज करते हैं और हैड को कब यूज करते हैं, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, किस तरह से इनमें हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं। साथ ही हम जानेंगे जो स्पोकन का एक टॉपिक होता है इट्स हाई टाइम, इसको हम किस तरह से यूज करें और इसमें हम क्या मिस्टेक्स कर बैठते हैं जाने अनजाने में। सो गाइज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर वॉच करें। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली आप ये खुद डिसाइड करें कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के साथ साथ आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर में और मोटिवेट होकर के डेडिकेशन के साथ वीडियो चैनल पे अपलोड कर सकूं आप सबके लिए। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो गाइज फर्स्ट स्लाइड में हम लर्न करेंगे कि इंग्लिश में जेरेंड कौन से वर्ड्स होते हैं और इन्फिनेटिव कौन से वर्ड्स होते हैं, और इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या रेफरेंसेस होते हैं, और गाइस क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों को यूज करते वक्त स्पोकन और रिटन में। सो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं लर्न करना। सो गाइस इंग्लिश में जेरेंड वो वर्ड्स होते हैं जिस वर्ब के बाद हम आईएनजी को यूज करते हैं। क्या होते हैं जेरेंड? जेरेंड वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ब के बाद में हम आईएनजी को यूज करते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। इनको यूज करा जाता है एज अ नाउन, जब भी हमें सेंटेंसेस में किसी नाउन की नीड हो, नाउन की रिक्वायरमेंट हो, सो हम उस वर्ब को एज अ जेरेंड के रूप में यूज कर सकते हैं। सो नाउन की नीड हमें कब होती है? जब भी हमें सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव केस चाहिए हो या हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हो। जब भी हमें सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव केस की नीड हो या ऑब्जेक्टिव केस की नीड हो, सो हम उस वर्ब के एंड में आईएनजी को लगा करके उस वर्ड को नाउन बना देंगे, यानी कि जेरेंड बना देंगे सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस की नीड को फुलफिल करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहां लिखें प्ले, सो अगर प्ले के बाद में हम आईएनजी को यूज कर लेते हैं, सो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो है ही है, लेकिन जब हमें इसको एज अ नाउन यूज करना हो, सो ये जेरेंड के रूप में भी यूज करी जा सकती है। ये किसके रूप में यूज करी जाती है? जेरेंड के रूप में भी यूज करी जा सकती है ये वर्ब। सो आई होप गाइज आपको यहां तक जरूर समझ आया हो। वेयर एज जो गाइज इन्फिनेटिव वर्ड्स होते हैं ये बेस फॉर्म ही होते हैं जिसके बाद हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ब के बाद में हम टू ऐड कर दें। सो जो हमने गो टू लिखा ये इन्फिनेटिव हो गया, या फिर हम सम के बाद में प्रेपोजिशन टू को यूज कर लें। सो गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम टू प्रेपोजिशन को यूज करते हैं उन्हीं को हम इन्फिनेटिव इंग्लिश में बोलते हैं। इनको यूज करा जाता है टू टॉक अबाउट इंटेंशन, कि किसी काम को करने की इंटेंशन क्या थी। जब आप इंटेंशन को दिखाना चाहें सो आप इन्फिनेटिव को यूज करें, लेकिन जब आपको सेंटेंसेस में किसी ऑब्जेक्टिव केस की नीड हो या फिर सब्जेक्टिव केस की नीड हो, सब्जेक्टिव केस की नीड हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस की नीड हो, सो आपको नाउन यूज करना होता है। नाउन जेरेंड को भी नाउन बनाया जा सकता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करके उस बेस फॉर्म के साथ। सो गाइज आपको यहां तक जरूर समझ आया हो। आइए अब लर्न करते हैं कि क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों के यूजेस में। सो वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, आई एंजॉय टू स्विम। सो गाइज इस सेंटेंस में हमने एंजॉय वर्ब को लिख रखा है, उसके बाद प्रेपोजिशन टू को लिख रखा है, यानी कि इस सेंटेंस में हमने ये जो हमने यहाँ एंजॉय वर्ड लिख रखा है ये वर्ब की बेस फॉर्म है और उसके साथ हमने प्रेपोजिशन टू को लिख रखा है, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। बिकॉज गाइज कभी भी हम जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जैसे आपकी ईट हो गई या यहां जो लिख रखा है एंजॉय है,
सो इन वर्ब्स के बाद कभी भी हम प्रेपोजिशन वर्ड्स को यूज नहीं करते। सो जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज करें सो उनके बाद कभी भी आप प्रेपोजिशंस को यूज ना करें, बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ में एक ऑब्जेक्टिव केस को लेते हैं। सो जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं गाइस उनके बाद तुरंत एक ऑब्जेक्टिव केस को लिखें। सो यहाँ जो हमने लिख रखा है स्विम, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नहीं लिख रखा, बिकॉज ये भी एक बेस फॉर्म है जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। सो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ऐड कर देंगे। सो इसका करेक्शन कुछ इस तरह से किया जाएगा, आई एंजॉय स्विमिंग। सो यहाँ हमें इस सेंटेंस में एक जेरेंट की नीड थी, सो हमने उस बेस फॉर्म को क्या करा, आईएनजी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, एक नाउन बना दिया, बिकॉज हमें इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्टिव केस की नीड थी, बिकॉज ये एंजॉय जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सो इस तरह से गाइज हम स्पोकन और रिटन में मिस्टेक्स कर बैठते हैं और इस तरह से ही उस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि हमारे एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आ सकें और हम स्पोकन में भी करेक्ट साउंड कर सकें। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिसाइडेड गोइंग। सो अब इस सेंटेंस में भी गाइज मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है ये भी हम समझते हैं। सो जो डिसाइड वर्ब है गाइज ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। और ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है सो ये कौन सी वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं गाइज उनके बाद कभी भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते। जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में उनके बाद डायरेक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट को पुट ना करें, यानी कि किसी भी आप नाउन को ऐड ना करें, यानी कि आप जेरेंट को यूज ना करें इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। सो यहाँ जो हमने गो को आईएनजी ऐड करके एक जेरेंट के रूप में लिख रखा है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये डिसाइड कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। सो हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इस डिसाइड को इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना होगा। सो द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज शी डिसाइडेड टू गो। उसने किस इंटेंशन को शो करा, शी डिसाइडेड टू गो, उसके इंटेंशन थे। सो डिसाइड के बाद हमेशा आप क्या यूज करें, टू प्रेपोजिशन को यूज करें, बिकॉज उसके बाद कभी भी हम जेरेंट को यूज नहीं करते, बिकॉज हमें ऑब्जेक्टिव केस की नीड नहीं है। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया हो कि जेरेंट वर्ड्स क्या होते हैं और इन्फिनेटिव वर्ड्स क्या होते हैं और क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों को यूज करते वक्त। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे कि इंग्लिश में जो डिटरमिनर्स होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, मच है, मैनी है, इनको हम किस तरह से यूज करते हैं और क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों के यूजेस में। सो आइए लर्न करते हैं। सो मैनी जो वर्ड है गाइज ये काउंटेबल नाउन से पहले यूज करा जाता है। जो भी हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिन नाउन्स को हम गिन सकें, जिनकी काउंटिंग स्टार्ट की जा सके, जैसे एक बोतल है, एक बॉय है, एक गर्ल है, एक टेबल है, एक पैनल है। सो ये कुछ काउंटेबल नाउन्स हैं। उन काउंटेबल नाउन से पहले आप मैनी को यूज करें अगर मोर देन वन की बात कर रहे हैं तो। सो यहाँ क्या लिख रखा है, जो नाउन गिने जा सकें, जिनकी गिनती स्टार्ट की जा सके, उनसे पहले आप मैनी को यूज करें, बिकॉज ये मैनी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं किसी काउंटेबल नाउन से पहले। वेयर एज जो गाइस मच है हम इसको यूज करते हैं किसी नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए कि उस नाउन की क्वांटिटी क्या है। सो इस मच को हम यूज करेंगे किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले जिस नाउन की गिनती स्टार्ट नहीं की जा सकती, जैसे कि आपका वाटर हो गया। सो वाटर को हम गिन नहीं सकते, या फिर आपका आयरन हो गया, या फिर आप प्लास्टिक है। सो जो भी गाइज अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं या फिर जो भी आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। सो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप मच वर्ड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज मच से हम एक क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन की और मैनी से हम उस नाउन के नंबर की बात करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ आया हो कि हम यूज करेंगे मैनी को काउंटेबल नाउन से पहले और मच को अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अब क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों के यूजेस में, आइए लर्न करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ मच एप्पल्स। सो गाइस एप्पल एक ऐसा वर्ड है जिसकी काउंटिंग स्टार्ट की जा सकती है, जिससे पहले हम एक भी लगा सकते हैं, यानी कि एन भी यूज कर सकते हैं और टू भी यूज कर सकते हैं।
सो जिस नाउन से पहले हम ए लगा दें या एन लगा दें, यानी कि 1 लगा दें या 2 लगा दें, सो काउंटेबल नाउन्स है। सो काउंटेबल नाउन्स के साथ आप मच को यूज ना करें, आप मैनी को यूज करें। हाउ मैनी एप्पल्स, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट और दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ मैनी वाटर। सो गाइज वाटर से पहले आप कभी भी, यहां हम वाटर लिखते हैं, ये एक नाउन है, ठीक है, और ये इस नाउन से पहले क्या हम 1 लगा सकते हैं? क्या हम ए लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। सो आंसर इज नॉट। सो जब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, सो हम मैनी वर्ड को क्यों यूज कर रहे हैं? देयरफॉर द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो कभी भी आप अनकाउंटेबल से पहले मैनी वर्ड को यूज ना करें। सो द करेक्ट आंसर इज हाउ मच वाटर। सो आई होप गाइज आपको मच और मैनी में डिफरेंसेस समझ आए हों और क्या मिस्टेक्स हम करते हैं वो भी जरूर समझ आया हो। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे जो इट्स को हम इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं इट्स को, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हम इस तरह से इट्स को लिखें और कब हम इस तरह से लिखें। बिकॉज स्पोकन में और रिटन में काफ़ी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं इन दोनों के डिफरेंट यूजेस में। सो आइए समझते हैं। जो गाइज इस तरह से इट्स को लिखा जाता है, इसको हम यूज करते हैं एज अ पजेसिव केस की तरह, यानी कि जब हमें कहना हो उसका, उसकी या उसके, किसी पर्सन का हमें अधिकार दिखाना चाहते हैं कि ये किताब उसकी है, या फिर किसी एनिमल का हम किसी थिंग या किसी दूसरे एनिमल पर अधिकार दिखाना चाहते हैं। सो हम अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए इट्स यूज करेंगे इस फॉर्म में। लेकिन जब हम इस तरह से इट्स को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है या तो इट इज या तो इट हैज। सो आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और उन मिस्टेक्स को किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग लॉस्ट इट्स कॉलर। सो गाइज आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्या हम इस सेंटेंस में पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं? पोजीशन की बात की जा रही है, जो हम इस इट्स को हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं? देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द डॉग लॉस्ट इट्स कॉलर। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज गाइज जो कॉलर है उसका पोजीशन है किस पर? डॉग पे। सो हम पोजीशन शो करने के लिए इस इट्स को इस तरह से लिखें। और द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स रेनिंग आउटसाइड। सो क्या गाइज हम इस सेंटेंस में पोजीशन शो कर रहे हैं? पोजीशन शो नहीं करना चाह रहे हैं, हम इसको इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, इट इज। सो जब आप इस तरह से लिखें सो आप इसको ऐसे लिखें, इट्स रेनिंग आउटसाइड। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो आई होप गाइज आपको यहां तक भी जरूर समझ आया हो। और गाइज अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं सो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे साथ के साथ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे कि टू को हम जो इस तरह से लिखते हैं और जो हम वेरी को लिखते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कब हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, और एग्जाम में या फिर स्पोकन में किस तरह से मिस्टेक्स करते हैं इन दोनों के यूजेस में। सो आइए लर्न करते हैं। सो गाइज टू का मतलब होता है मोर देन इनफ, यानी कि जो हमें चाहिए या फिर जिसकी हमें जरूरत थी या जितना हमें चाहिए उससे अगर ज्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, सो हम इस टू को यूज करेंगे। सो टू का यूज करा जाता है नेगेटिव सेंस को कन्वे करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ये तो यार बहुत ज्यादा हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए था, या फिर उसकी शरारत तो बहुत ज्यादा हो गई है। सो यानी कि किसी भी चीज का ग्राफ अगर बढ़ेगा नेगेटिव सेंस, नेगेटिविटी की ओर, सो उन सिचुएशन में हम इस टू को यूज करें। वेयर एज वेरी को भी हम यूज करते हैं एक ऐसी सिचुएशन को एम्फेसाइज करने के लिए, एक ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए जो कि पॉजिटिव है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने कहा कि आप तो बहुत सुंदर हैं, सो आप बहुत सुंदर हैं तो हम वेरी का यूज करेंगे बिकॉज सुंदर वर्ड जो है एक पॉजिटिव वर्ड है। सो आइए और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। शी इज टू इनोसेंट। सो गाइज इनोसेंट ये की पॉजिटिव सेंस कन्वे करने के लिए इस वर्ड को, इस एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, बट ये जो टू यूज करा जाता है ये एक नेगेटिव सेंस को कन्वे करने के लिए यूज करा जाता है। So therefore this sentence is incorrect. So the correction of this sentence is she is very innocent. And the next sentence is it is too much. So it is too much, अब ये क्या है, इसको आप क्या समझें, नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस है?
अगर आपको लग रहा है गाइस ये नेगेटिव सेंस है तो ये सेंटेंस सही है, अगर आपको लग रहा है पॉजिटिव सेंस है तो ये सेंटेंस ये इनकरेक्ट है। सो आप कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर कमेंट करें। उसके बाद है इट इज वेरी मच। सो ये तो गाइस इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको आंसर भी मिल गया होगा जरूर। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे कि जो ये हु इस तरह से लिखा जाता है या हुम हम लिखते हैं इस तरह से, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कब हम यूज करते हैं हु को और कब हम यूज करते हैं हुम को, और क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों के यूजेस में। सो आइए लर्न करते हैं। सो गाइस जो हु है इसको हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट। जब भी हमें किसी सब्जेक्ट की नीड हो, किसी डूअर की नीड हो, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, अगर इसकी नीड हो सो आप हु को यूज करें। वेयर एज अगर आपको सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की नीड हो सो आप हुम को यूज करें। ऑब्जेक्ट यानी कि हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जो कोई सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करे, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसकी बात करना चाहते हैं, सो सेंटेंसेस में आप हुम को यूज करें। सो आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और क्या मिस्टेक्स हम करते हैं ये भी समझते हैं। हुम इज कमिंग। सो गाइस इस सेंटेंस में हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो आने वाला है वो कौन है। सो यहाँ हमने हुम को लिख रखा है, देयरफॉर द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट सेंटेंस इज हु इज कमिंग एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज हुम इज टीचिंग। सो अगेन ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है बिकॉज हुम इज टीचिंग नहीं होगा। यहाँ जो हुम लिख रखा है ये सब्जेक्टिव केस के लिए लिख रखा है। सो सब्जेक्टिव केस आपका हुम नहीं होता, हु होता है। हु इज टीचिंग। एंड अनदर एग्जाम्पल इज हु आर यू टॉकिंग। सो इस सेंटेंस में आप मुझे करेक्शन करके करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस सेंटेंस का करेक्शन क्या होगा, हु आर यू टॉकिंग। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जब तक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे कि जो इट्स हाई टाइम एक फ्रेज है जिसको स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, इसमें मिस्टेक्स हम किस तरह से कर बैठते हैं और उस मिस्टेक को हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो गाइस इट्स हाई टाइम का मतलब होता है यह सही समय है, यह सही समय है। इट्स हाई टाइम यूज पास्ट टेंस। जो ये फ्रेज है इट्स हाई टाइम, इसके बाद हमेशा हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करें इस फ्रेज के बाद। सो आइए क्या मिस्टेक्स हम करते हैं जनरली देखते हैं। इट्स हाई टाइम ही कम्स। सो ही कम्स कौन सी वर्ब है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं सो हम इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी हमने ऊपर लर्न करा है कि हम पास्ट टेंस को यूज करेंगे इट्स हाई टाइम के बाद, बट ये प्रेजेंट टेंस है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो द करेक्शन इज सेंटेंस ऑफ दिस, सो द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस इज इट्स हाई टाइम ही केम। केम को यूज करें, कम को यूज ना करें, ना ही कम्स को यूज करें। और यहां भी लिख रखा हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट टेंस आता है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे आई विश आई वर वर्सेस आई विश आई वाज। किसको यूज करें, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, अगर कोई इन सेंटेंस इनकरेक्ट है सो क्यों है। सो आइए लर्न करते हैं। यूज वर फॉर अनरियल विश सिचुएशंस। जो भी हमारी अनरियल विशेज होती हैं, डिजायर्स होती हैं या सिचुएशंस होती हैं, अगर हमें पता है भाई वो सिचुएशन जो है अनरियल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रू होना। सो उन सिचुएशंस की बात करने के लिए आपका सब्जेक्ट चाहे प्लोरल हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे यू की बात करें, चाहे वी की बात करें, चाहे दे की बात करें, या फिर आई की बात करें, या ही की बात करें, या शी की बात करें, या इट की बात करें, या सिंगल नेम हो या प्लोरल नेम हो, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, अगर किसी ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अनरियल है, ट्रू होना पॉसिबल ही नहीं है उसका होना, सो उन सिचुएशंस के लिए आप सारे सब सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल आई विश आई वॉज रिच। सो मैं ऐसी कामना कर रहा हूं, मैं ऐसी विश कर रहा हूं कि काश यार मैं अमीर होता।
सो अमीर तो नहीं हूं ना, बट इंस्टेंटली अभी तो पॉसिबल नहीं है अमीर होना। सो इस सिचुएशन को हम क्या मानते हैं, अनरियल मानते हैं, जो कि प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है। प्रेजेंट में तो वही मैं क्या हूं, गरीब हूं, इसलिए मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बोल रहा हूं। सो इसको हम करेक्ट लिखेंगे कुछ इस तरह से, आई विश आई वर रिच, या फिर मैं कहूं आई विश आई वॉज अ डॉक्टर। सो गाइज, ना ही मैं डॉक्टर हूं ना ही मैं डॉक्टर हो सकता हूं, बिकॉज मैंने स्टडी नहीं करी डॉक्टर बनने के लिए। सो ये कौन सी सिचुएशन है, ये अनरियल सिचुएशन है, ये हमारी हाइपोथेसिस है कि हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है ट्रू होना। सो उन सिचुएशंस के लिए आप वॉज को यूज ना करें, आप वर को यूज करें। चाहे सब्जेक्ट ये आपका आई हो, चाहे सब्जेक्ट आपका ये ही हो, चाहे आप सब्जेक्ट आपका शी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर आपकी सिचुएशन जो है, जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है ट्रू होना, सो उन सिचुएशंस में आप वर को यूज करें। बिकॉज वॉज को यूज करा जाता है टू टॉक अबाउट फैक्ट। जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन की बात करें जो ट्रू है, जो फैक्ट है, उन सिचुएशंस के लिए आप वॉज को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज एट होम यस्टरडे। सो भाई कल मैं कहाँ था, कल मैं घर पर था, ये एक फैक्ट है। सो फैक्ट को बताने के लिए ऑलवेज आप वॉज को यूज करें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर को यूज करें। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट जरूर समझ आए हों। इफ यस हो एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट कर दें, जब तक हम आगे फर्दर स्लाइड्स को ओपन करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में गाइज हम लर्न करेंगे कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हम इंग्लिश में सिंस को यूज करते हैं, कब हम फॉर को यूज करते हैं, और क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों को यूज करते वक्त। सो आइए लर्न करते हैं। सो गाइज इंग्लिश में सिंस को यूज करा जाता है टू टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी हम किसी टाइम के पॉइंट की बात करें कि भाई कोई काम अगर आप कर रहे हैं, या कोई कर रहा है या कर रहा था, सो उस टाइम का पॉइंट क्या था एग्जैक्ट। जब टाइम की हम बात करते हैं, जब हम किसी एग्जैक्ट ईयर की बात करें, यानी किसी ईयर को हम सन में लिखें, जैसे 2025 लिखें या फिर 4 लिखें। सो यानी कि जिस भी ईयर को हम इस सन में लिखें, या किसी मंथ का हम नाम लिखें, किसी मंथ का नाम लिखें, जैसे जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, मार्च हो गया, सो हम सिंस को यूज करते हैं। या फिर हम किसी क्लॉक के टाइम को लिखें, जो टाइम हम अपनी रिस्ट वॉच में या फिर जो हमारी हैंग होती है क्लॉक उसमें देख सकते हैं, तब भी हम सिंस को यूज करें। जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, या फिर हम किसी डे के पार्ट की बात करें, सुबह से, आफ्टरनून से, नाइट से। यानी कि ओवरऑल हमने इतना समझना है कि गाइस जो कैलेंडर में टाइम होता है, कैलेंडर में ईयर होता है, डे होता है, डे के नेम्स होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या क्लॉक में जो टाइम होता है, उन सब की बात करने के लिए आप सिंस को यूज करें। आंखें बंद करके आप मिस्टेक्स कभी कर ही नहीं सकते। वेयर एज हम यूज करते हैं फॉर प्रेपोजिशन को टू टॉक अबाउट किसी ऐसे टाइम की बात करने के लिए जो कैलेंडर में नहीं होते, हम सिर्फ उस टाइम के पीरियड की बात करते हैं कि भाई मैं इस काम को 2 सालों से कर रहा हूं, वे लोग यहाँ 10 सालों से रह रहे हैं, या फिर हम लोग 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, 5 दिनों से, 5 घंटों से। सो जब हमने कहा कि 5 महीनों से, सो 5 महीनों में हमने किसी मंथ के नेम की बात नहीं करी। जब हमने कहा 5 घंटों से, सो हमने किसी क्लॉक के टाइम की बात नहीं करी। जब हमने कहा 5 दिनों से, सो हमने किसी डे के नेम की बात नहीं करी। सो यानी कि जब हम किसी डे के नाम की बात ना करें, किसी ईयर के सन की बात ना करें, किसी मंथ के नाम की बात ना करें, या किसी क्लॉक के टाइम की बात ना करें, सो हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन फॉर को यूज़ करें। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों प्रेपोजिशंस को यूज़ करते वक्त। आई एम हेयर सिंस 2 hours। सो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सो आई एम हेयर सिंस 2 hours, इस सेंटेंस का मतलब है कि भाई मैं यहाँ 2 घंटों से हूँ। सो हम इज एम आर को नहीं यूज़ करेंगे, वी डोंट यूज इज एम आर। फर्स्ट मिस्टेक तो ये है, बिकॉज कोई भी अगर एक्शन अभी ऑनगोइंग है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तो हम इज एम आर यूज करेंगे, आई एम टीचिंग। लेकिन कोई काम पास्ट से प्रेजेंट में ऑनगोइंग है, सो हम इज एम आर की जगह हम
इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। हम सब्जेक्ट लिखें, हैव या हैज लिखें, उसके बाद में बीन लिखें, उसके बाद में बीन लिखें, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखें, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लिखें। ये स्ट्रक्चर होता है। सो इस सेंटेंस में जो हमने इज एम आर को यूज कर रखा है, देयरफॉर द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। और जो हमने ये टाइम यूज कर रखा है 2 आवर्स, सो 2 घंटों से अगर कोई काम को कर रहा है कोई पर्सन, या 2 घंटों से कोई इंतजार कर रहा है, सो क्लॉक में तो 2 घंटे नहीं होते ना। इस सेंटेंस के थ्रू हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। सो सेकंड मिस्टेक ये कि सिंस को भी यूज नहीं करेंगे हम, यूज तो करा जाएगा फॉर को, यहाँ तक तो सेंटेंस ही करेक्ट है, बट यहाँ इस साइड ये मिस्टेक है। सो इसको करेक्ट करने के लिए कुछ हम इस तरह से सेंटेंस को लिखेंगे, आई हैव बीन I have been here for 2 hours. This is the correction of this sentence. I have been here for 2 hours. कोई भी काम अगर पास्ट से प्रेजेंट में ऑनगोइंग है, सो आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैज बीन बिजी फॉर मॉर्निंग। अब मॉर्निंग अगेन एक डे का पार्ट है गाइस, सो डे के पार्ट के लिए हम फॉर को यूज ना करें, हम यूज करें सिंस को। दे हैव बीन ड्राइविंग फॉर 12 PM। सो यहाँ जो हमने यूज कर रखा है 12 PM, ये हमारी वॉच में होता है 12 PM। जो भी टाइम आपके वॉच में होता है, सो उसके लिए आप सिंस को यूज करें। सो यहाँ किसको यूज करेंगे हम, यहाँ भी सिंस को यूज करेंगे और यहाँ भी सिंस को यूज करेंगे। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं और क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं और उन मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड करें। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में गाइज हम लर्न करेंगे कि हैव हैड को एक साथ कब यूज करा जाए और क्या मतलब होता है इसका, और हैड को कब यूज करा जाए और क्या मतलब होता है इसका, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इन दोनों के यूजेस में। सो गाइज जो इस तरह से लिखते हैं हम हैव हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए लिखा जाता है। वेयर एज जो हैड लिखते हैं इसको हम पास्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव हैड इनफ फूड, प्रेजेंट परफेक्ट, इट मीन्स कि भाई मैंने पर्याप्त खाना खा लिया है। जब भी आप बात करें ईटिंग की या ड्रिंकिंग की या फन की या टाइम स्पेंड की, सो उन सिचुएशंस में गाइस अब जो एक्शन वाली वर्ब होती हैं, जैसे कि आपकी गो हो गई या फिर प्ले हो गई, सो अगर हम गो की थर्ड फॉर्म लिखें सो क्या होती है, गोन हो जाएगी। अगर हम प्ले की थर्ड फॉर्म लिखें सो प्लेड हो जाएगी। सो ये जो हमने थर्ड फॉर्म यहाँ लिख रखी है, सो ये हैड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड हो गई। सो हम खाने पीने के लिए हैव के साथ हैड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आइए समझते हैं। सो गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो यही होता है ना, सब्जेक्ट लिखते हैं, हैव लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लिखें आई हैव ईटन द फूड, सो ये ईटन क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। सो इस ईटन को रिप्लेस किया जा सकता है इस हैव की थर्ड फॉर्म के साथ। इस ईटन की जगह आप हैड लिख दें, आई हैव हैड द फूड, मतलब मैं खाना खा चुका हूं। सो इसी तरह से जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करा है, अगर हम पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहें, सो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी समझ लेते हैं। सो पास्ट परफेक्ट के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, ही हैड कम बिफोर यू वेंट। सो जो हमने यहाँ सेंटेंस में कम लिखा है, ये कम की ही थर्ड फॉर्म है। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम अपने आप होती है, और फर्स्ट फॉर्म भी कम ही होती है, कम केम कम।
सो जो हमने ये थर्ड फॉर्म लिख रखी है, इस थर्ड फॉर्म की जगह हम हैड की ही थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि आने जाने में तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम किसी ईटिंग की बात करें, ड्रिंकिंग की बात करें, सो इस कम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखना चाहें आई हैड ईटन, आई हैड ईटन द फूड, लेकिन अगर हम ईटन ना लिख करके हम यह हैड भी तो लिख सकते हैं, आई हैड बिफोर यू वेंट, मैं आपके जाने से पहले खाना खा चुका था, या जो भी कुछ खा चुके थे आप, उस चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो कि किस तरह से हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं किसी ईटिंग, ड्रिंकिंग, फन या टाइम स्पेंड की बात करने के लिए। अब क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं, आइए समझते हैं। शी हैड अ फीवर बिफोर द एग्जाम। सो आई होप गाइज आपको समझ आया हो कि इस सेंटेंस के थ्रू हम क्या बताना चाहते हैं कि भाई उसको क्या था, फीवर था, पास्ट में फीवर था एग्जाम देने से पहले, बिफोर द एग्जाम। सो अगर हम किसी थिंग का अपने ऊपर पोजीशन दिखाना चाहें या अपने ऊपर उसका प्रभाव दिखाना चाहें कि पास्ट में हमारे पास किसी चीज का प्रभाव था बट अब नहीं है, सो उन सिचुएशंस के लिए भी हम हैड को यूज करें। फॉर एन एग्जांपल, आई हैड अ फीवर, मुझे भाई बुखार था, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड आई हैव हैड इनफ फूड, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव हैड अ हेडेक सिंस यस्टरडे, सो आई कांट गो आउट नाउ। सो यहाँ जो हमने सेंटेंस में लिख रखा है भाई आई हैव हैड अ हेडेक सिंस यस्टरडे, सो मुझे कल से क्या है, हेडेक है, सर में दर्द है, अभी भी है, बिकॉज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब यूज करते हैं, ये जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज यहाँ स्ट्रक्चर लिख रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज करेंगे किसी ऐसे एक्शन की बात करने के लिए जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ हो बट उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आए। सो यहाँ इफेक्ट दिख रहा है ना हमें, सो आई हैव हैड हेडेक सिंस यस्टरडे, सो यस्टरडे से मुझे अभी तक क्या है, हेडेक है, उसका इफेक्ट अभी भी मेरे प्रेजेंट पे है, देयरफॉर आई कैन नॉट गो आउट नाउ। On the other side, I had headache since yesterday, but now I am well. So past में मुझे क्या था, headache था, but अब मैं ठीक हूँ, अब मैं एकदम परफेक्ट हूँ, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। So past में अगर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट पास्ट में फिनिश्ड हो जाए, सो हम हैड को यूज करेंगे। अगर उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, सो आप हैव हैड को यूज करें। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया हो। सो गाइज लास्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस को, कब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस को। सो रिमेंबर गाइज, जब भी आप बात करें किसी सब्जेक्ट के उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का बताना इंपॉर्टेंट है कि वही जो काम कर रहा है हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। सो उन सिचुएशंस में आप यूज करें एक्टिव वॉइस, जब आपका कर्ता यानी कि जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट हो बताना। वेयरएज हम पैसिव को यूज करते हैं टू टॉक अबाउट एक्शन, कि भाई उस सेंटेंस का जो एक्शन है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जब सेंटेंसेस में क्रिया जो काम किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताना, सो आप पैसिव को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर, अब इस सेंटेंस में जो शी है ये इंपॉर्टेंट है, भाई लिखती कौन है हम उसको बताना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, सो हम इसको एक्टिव में ट्रांसलेट करेंगे। वेयर एज अ लेटर इज रिटन बाय हर, सो इस सेंटेंस के थ्रू गाइज हम ये बताना चाहते हैं कि जो काम है वो क्या है, क्या काम किया गया है। सो जब हमारा फोकस स्ट्रेस एक्शन पे होगा, सो हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस। सो आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट जरूर समझ आए हो कि किस तरह से हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं और उन मिस्टेक्स को किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर गाइज आप चाहते हैं मैं इसी तरह से कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूं, सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दें ताकि वे सब भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को ज्वाइन करके वो सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकें जो आपने लर्न किए हैं।